डियर स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी में आज हम राइस की एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो टुडे वी विल स्टडी द ब्लास्ट डिजीज़ ऑफ द राइस। ब्लास्ट डिजीज़ है, इसको लगभग जितने भी राइस ग्रोइंग कंट्रीज़ है उन सब से रिपोर्ट किया गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ राइस प्रोडक्शन इन राइस ग्रोइंग कंट्रीज़। इससे अप टू 90% तक लॉसेस हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट पार्ट विच इज़ इन्फेक्टेड। इट इज़ द मेजर डिजीज़ ऑफ राइस इन इंडिया ऑल्सो, मतलब इंडिया में भी एक महत्वपूर्ण डिजीज़ है जो इंडिया के जो राइस ग्रोइंग एरियाज़ हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश इत्यादि में फैलती है। पद्मनाभन ने 1963 में इसको रिव्यू करके बोला था कि यह जो डिजीज़ है कहीं भी अडॉप्ट हो सकती है, किसी भी एरिया में ग्रो कर सकती है और वहाँ पर ये एस्टिमेटिंग द लॉस कॉज्ड बाय द ब्लास्ट, और उन्होंने इसका जो ब्लास्ट के द्वारा जो लॉस था उसका एस्टिमेशन किया। उन्होंने पाया कि यह डिजीज़ किसी भी एरिया में ग्रो कर सकती है किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में और एक कंसिडरेबल लॉस करती है राइस प्लांट को। सिम्टम्स के बारे में अगर हम स्टडी करें तो यह द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो इसके हैं वो ब्राउनिश लेशंस होते हैं और लीफ पर, लीफ शीट्स पर, कर्म्स पर, पेनिकल्स पर, और जो है फाइनली जो ये फॉलिएज है पूरा कम्प्लीटली ब्लास्टेड हो जाता है। लेशंस जो है नेक पर भी होते हैं, पेनिकल्स पर भी होते हैं जो कि रॉटन नेक को इंडिकेट करते हैं। इसके नोडल भी इन्फेक्शन होते हैं। तो इसके जो ब्राउन कलर के पॉइंटेड टैपर्ड जो है इसके ब्लास्टेड स्पोर्ट्स होते हैं जिसके दोनों साइड टैपर्ड होते हैं, दोनों एंड जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं और डार्क ब्राउन कलर के धब्बे के रूप में ये प्लांट के ऊपर दिखाई देता है। इसके जो सिम्टम्स है स्टेम पर, लीफ शीट्स पर, पेनिकल्स पर, ईयर पर और नेक पर, सभी पर ये दिखते हैं। तो ये हर एक प्लांट पार्ट को इन्फेक्ट करता है। जो लीफ स्पॉट है वो इलिप्टिकल होता है जिसके दोनों एंड्स पॉइंटेड रहते हैं। कलर जो है जनरली ग्रे से वाइट होता है और इसके जो मार्जिन है वो ब्राउन से रेडिश ब्राउन तक होती है। इसका जो शेप और कलर है यह एनवायरमेंटल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है और डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ राइस वेराइटी पर भी डिपेंड करता है। पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वह सेम रहता है, ए स्पॉट ऑफ ब्राउन कलर विद टैपर्ड एंड। जो स्पॉट्स है यूजुअली स्मॉल होते हैं, वाइटिश ग्रे ब्लश डॉट्स होते हैं कई वेराइटीज़ में, जो कि धीरे धीरे बढ़ जाते हैं मॉइस्चर कंडीशंस में और 1 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग से लेकर 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर ब्रॉड हो जाते हैं, जिसके चारों तरफ ब्राउन मार्जिन आ जाती है और पॉइंट्स इसके टैपर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ होती है उसमें छोटे ब्राउन स्पेक्स साइड के स्पॉट्स बनते हैं, पिन हेड टाइप के, और जो बीच की जो वेराइटीज़ होती है नॉट ससेप्टेबल एंड नॉट रेजिस्टेंस, उसमें स्मॉल राउंड शॉर्ट इलिप्टिकल लेशंस पाए जाते हैं। जब ब्रैचेस जो है मेच्योर होती है, जब इन्फ्लोरेसेंस बनता है और वह मेच्योर होता है तो उसके ऊपर ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं और ये जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं ये क्लम्प पर भी पाया जाता है। नेक पर अगर ये पाया जाता है तो नेक श्रिवल्ड हो जाती है और उसके ऊपर ग्रीन जो ग्रे कलर का फ्लफी माइसीलियम उसको कवर कर देता है। अगर इन्फेक्शन ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम पे होता है तो ग्रेन जो है नहीं बनते हैं और जो पेनिकल है वो हैंग डाउन हो जाती है। तो अगर नेक कंडीशन में अगर इसकी प्रोसेस होती है, अगर स्पॉट्स तब बनते हैं तो नेक जो है ईयर टेंड टू ब्रेक एंड फॉल ऑफ, ईयर जो है नेक के वहाँ से ब्रेक हो जाता है और वो गिर जाता है। इस वजह से मैक्सिमम डैमेज टू द क्रॉप अकर्स। तो जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो प्लांट्स के सभी पार्ट्स पर पाए जाते हैं। स्टेम पे होता है तो नोड होता है, नोडल इन्फेक्शन कहलाता है। लीफ पे लीफ ब्लास्ट कहलाता है। अगर जॉइंट ऑफ द नोड एंड नेक है तो वो नेक ब्लास्ट कहलाता है और अगर ग्रेन है तो वह ग्रीन ब्लास्ट कहलाता है। तो एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इट हैज सिम्टम्स ऑफ द डिजीज अकर्स। कॉजल ऑर्गेनिज्म है यह पेरिकुलेरिया ग्राइसिया होता है, जिसको पहले पेरिकुलेरिया ओरिजी कहा जाता था। इसकी जो परफेक्ट स्टेज पाई जाती है वह मैग्नोपोर्थी ग्राइसिया के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी पाई जाती है। इसमें जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिए थे। तो रॉजमैन ने इसका जो सजेस्ट किया था करेक्ट नेम ऑफ द ब्लास्ट पैथोजन पेरिकुलेरिया ग्राइसिया,
जबकि थिरुमंचलाचार्य ने इसको पेरिकुलेरिया ओरिजी के नाम से इसको नाम दिया था। नाउ हैव अ लुक एट द सिम्टम्स। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो ए वाला भाग है, उस ए वाले भाग में सबसे पहले जो ब्लास्ट डिजीज़ है वह अच्छे से नज़र आती है। वह उसमें लीफ पर इन्फ्लोरेसेंस और लीफ पर सिम्टम्स हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं। बी में जो सिम्टम्स हैं वह स्पिंडल शेप्ड हैं और लीफ पर नज़र आते हैं। सी में नोड ब्लास्ट है, नोड के ऊपर सिम्टम्स है और उस वजह से नोड ब्रेक हो जाता है। और डी में नेक ब्लास्ट है, जहाँ से पेनिकल स्टार्ट होता है वहाँ पर नेक पर ब्लास्ट है और उस वजह से वह नेक उसकी ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं यह बिल्कुल क्लियर एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में ये हमको दिखते हैं। जो माइसीलियम है वह सेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ब्रांच्ड होता है। कॉनिडियोफोर्स सिंगल होते हैं या फिर फेसिकल्स में एक साथ ग्रुप में उगते हैं। ब्रांचिंग नहीं होती है उनमें और सिम्पोडियल ग्रोथ दिखाते हैं। कॉनिडिया स्लाइटली टिप पर बनते हैं कॉनिडियोफोर्स के और सिम्पोडिकली दिखते हैं एंड इन सक्सेशन। कॉनिडिया जो है पायरिफॉर्म टू ऑब्क्लेवेट होते हैं और जिनकी टिप नैरो होती है और राउंड बेस जो है वो राउंड होता है। कॉनिडिया 2 to 3 सेप्टेट हो सकते हैं, पेल येलो से ऑलिव ग्रीन तक के हो सकते हैं। इनका मेजरमेंट डिफरेंट रहता है और यह जो है 5 to 12 mm इन डायमीटर होते हैं। जो कोनिडिया है, जो एपरसोरिया से टिप के रूप में जर्म ट्यूब्स निकालते हैं और जहाँ पर ये जर्मिनेट होकर होस्ट प्लांट पर ग्रो करते हैं। एपरसोरिया जो है वो साइज़ में वेरी करता है, वो स्मूथ होता है, थिक फोल्ड होता है और 5 to लेकर 15 mm इन डायमीटर होता है। ग्लोबोज ओवोइड या ओब्लोंग हो सकता है। पेरिकुलेरिया ग्रेसिया की बहुत सारी फिजियोलॉजिकल रेसेस पाई जाती हैं जिनकी एबिलिटी अलग अलग होती है। डिफरेंट वैराइटीज़ को डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल रेसेस है वह इन्फेक्ट करती है। 13 रेसेस हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम जापान, 10 फ्रॉम कोरिया, 19 फ्रॉम ताइवान एंड 32 फ्रॉम इंडिया, 14 फ्रॉम कोलंबिया एंड 25 रेसेस ऑफ द पैथोजन हैज़ रिपोर्टेड फ्रॉम USA। तो कुल 81 रेसेस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन द फिलीपाइंस बाय पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, जब IARI का कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसने टोटल 81 रेसेस को आइडेंटिफाई किया था। यह जो पैथोजन है दो टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करता है, पेरिकुलेरिन और अल्फा पिकोलिनिक एसिड कल्चर के अंदर, जिसकी वजह से जो पेरिकुलेरिन है वह वाटर सॉल्युबल है और एसिडिक नेचर का होता है। यह जो टॉक्सिक है राइस सीडलिंग्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया को प्रमोट करता है। जो पेरिकुलेरिन है इसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं क्लोरोजेनिक एसिड और फेरुलिक एसिड से, जो ये दो फिनोलिक कंपाउंड्स जो नेचुरली राइस प्लांट में पाए जाते हैं। जिन राइस वेराइटीज़ में क्लोरोजेनिक एसिड और फेरुलिक एसिड ज़्यादा होते हैं वो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ होती है। Here you can see the structure of conidiophore and conidia। conidiophore जर्मिनेट होते हैं और जो कोनिडिया है 2 to 3 सेप्टा पाए जाते हैं जिसका बेस ओवल है, ग्लोबोज है और टिप जो है वो पॉइंटेड है। यह एक दोनों साइड में सिम्पोडियल ग्रोथ में 1 by 1 दोनों साइड में लगते रहते हैं। अगर हम डिजीज साइकिल और इसके प्री डिस्पोजिंग जो फैक्टर्स है उनको स्टडी करें तो इट इज़ कॉमन वेयर राइस इज़ ग्रोन फ्रॉम 9 डिग्री टू 45 डिग्री एंड नॉर्थ में। यह फंगस हॉट ड्राई मंथ में सर्वाइव कर लेता है और विंटर्स में भी ये टेम्परेट जो वेराइटीज़ ग्रो की जाती है वहाँ भी ये सर्वाइव कर लेता है। इसका जो सर्वाइवल फैक्टर है उसका सबसे पहले जो एक है इसका कोलेटरल होस्ट माना जाता है, सच एज शुगर केन, स्टीरिया इंटरमीडिया। जो ग्रास वेराइटी की दूसरे प्लांट्स हैं उनको इसका कोलेटरल होस्ट माना जाता है कि ये वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे पैनिकम रेपेंस, पैनिकम प्रोलिफेरम, डिजिटेरिया मार्जिनिया, डिबर्निया, स्टीरिया, शुगर केन, लेक्जेरिया, लर्सिया, ओरेना, इन जो ग्रास वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं इस पर ये ग्रो कर देते हैं। ये अपना ओवर विंटर कर लेते हैं या ओवर समर कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो है ये सब इनके ऑल्टरनेट होस्ट हैं। इसकी एपिडेमियोलॉजी अगर हम स्टडी करें तो जो कैरी ओवर ऑफ ब्लास्ट इनोकुलम फ्रॉम वन सीजन टू नेक्स्ट सीजन अभी तक फुली अंडरस्टूड नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह सॉइल के अंदर रहते हैं, कुछ सॉइल सीड के अंदर बताते हैं और कुछ कहते हैं कि इट इज़ परसिस्टेंट टू द कोलेटरल होस्ट। इन नॉर्दर्न रीजन में
ये पैथोजन विंटर में इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स में सर्वाइव कर लेता है, परंतु समर्स में यह ग्रो कर लेता है। इस तरह से इसके बारे में अभी ओवर विंटर और ओवर समर ये कहाँ रहता है, इसके बारे में अभी कुछ कंडीशंस या जो है इसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। मिश्रा और मिश्रा ने जो है उन्होंने रिपोर्ट किया था कि कल्चर में जो कोनिडिया हैं वो 4 मंथ से लेकर 6 मंथ तक होस्ट सरफेस पर यह सर्वाइव कर सकते हैं। तो द फंगस कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड सीड्स एट द टाइम ऑफ सोइंग इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। जब इंडिया में मेन जो सोइंग टाइम इसका जून एंड जुलाई होता है, तब यह यहाँ पर आराम से सर्वाइव कर लेती है। और सॉइल टेम्परेचर अबाउट 32 डिग्री जो कि जून में रहता है, वह इसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है। पद्मनाभन के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इनोकुलेशन स्टडीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ पैथोजन ऑन द होस्ट अदर देन राइस इन द समर टू बी रिमोट। मतलब ये रेयर है कि ये किसी और राइस के अलावा किसी और ग्रास प्लांट पे ये सर्वाइव करता होगा। उनके हिसाब से पैथोजन जो है समर में एस्कोमाइसिटिस स्टेज में रहता है, जिसकी परफेक्ट स्टेज हमने पहले देखी थी। तो यह जो है समर्स में अपनी परफेक्ट स्टेज में चला जाता है, जिससे फिर एस्कोस्पोर्स डिस्चार्ज होते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर यह डिजीज़ ग्रो करता है। इसके अलावा जो एपेरो ने 1965 में बताया था कि फंगस अनस्टरलाइज्ड सॉइल में कई महीनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, और जब उसी सॉइल में वापस प्लांट ग्रो किया जाता है तो वहाँ पर यह सॉइल बॉर्न और सीड बॉर्न के रूप में यह कार्य कर सकते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल सोर्स ऑफ पेरिनेशन एंड इनिशिएशन ऑफ डिजीज इन द प्लांट्स ऑफ इंडिया देयरफॉर अपीयर टू बी ग्रास होस्ट या फिर अर्ली सोन पेडी क्रॉप जो कि सॉइल में उपस्थित होते हैं, उसकी वजह से आ जाती है। जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इन्फेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्ट हैज़ बीन स्टडीड बाय मैनी वर्कर्स। जो मीटीरियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको सुजुकी ने स्टडी किया था। उन्होंने बताया कि जो लो निक्टो टेम्परेचर्स होते हैं, रात का जो कम टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ राइस प्लांट्स, यह मोस्ट क्रिटिकल एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अकॉर्डिंग टू देम द रेजिस्टेंस टू ब्लास्ट इज गवर्नड नॉट ओनली बाय जेनेटिक फैक्टर बट ऑल्सो बाय द सेट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर की स्टडी के बाद पता लगा कि जेनेटिक फैक्टर मतलब रेजिस्टेंट वैरायटी है या नहीं है, इसके अलावा जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है वह भी ब्लास्ट के अकरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अकॉर्डिंग टू देम एट लो टेम्परेचर द एब्जॉर्ब्ड नाइट्रोजन टेंड्स टू एक्यूमुलेट एज सॉल्युबल नाइट्रोजन इन लीफ। जो एब्जॉर्ब नाइट्रोजन है वह सॉल्युबल नाइट्रोजन के रूप में लीफ में एक्यूमुलेट हो जाती है। लो टेम्परेचर पर और हाई नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन पर बहुत कम सिलिकॉन एब्जॉर्ब कर पाता है प्लांट। सिलिकॉन क्या है कि मेन लाइन ऑफ रेजिस्टेंट होता है, यह जो लीफ है उसको रेजिस्टेंट बना देता है। तो द शिफ्ट इन द फेवर ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म रिजल्ट इन बेटर नाइट्रेट रिडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्युबल नाइट्रोजन। इसकी वजह से वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जॉशन होता है और उसमें जो है विच कुड अदरवाइज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स इम्पार्टिंग रेजिस्टेंस। मतलब अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। इस मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन हो जाता है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कम बनते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है ये इंक्रीज मैकेनिकल रेजिस्टेंस देते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ फिनोलिक्स करते हैं, इस वजह से उसमें रेजिस्टेंस पावर आ जाता है। परंतु ज़्यादा नाइट्रोजन की कंडीशन में यह सब पॉसिबल नहीं होता है। तो द accumulation of nitrate in rice leaves grown at high night temperature due to a failure of nitrate reductase activity would entail the shunting of carbon compounds to structural materials such as cutin and vixis। इसका मतलब है जब नाइट्रेट कंडीशन जब हाई नाइट टेम्परेचर में ग्रो होती है तो वहाँ पर नाइट्रोजन का है वह एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता है सॉल्युबल नाइट्रोजन का, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वह एज सच रह जाती है स्टोरेज फॉर्म में, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये वैक्सेस और गम्स के रूप में फिर लीफ सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है और यह प्लांट्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। जो नाइट्रेट है वह नाइट्रेट रिडक्टिव सिस्टम है, ये ससेप्टिबल वैरायटी में पाया जाता है।
मतलब जो मेन जो फैक्टर है इसके साथ वह नाइट्रेट को बताया गया है। तो इसके आधार पर कई जो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो ससेप्टेबल वेराइटीज़ में है, इसमें नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन के ऊपर स्टडी किया गया था। जब टेम्परेचर 20 to 25 से 30 पहुंच जाता है, तब जो है वह जो वेराइटी है वह ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाती है और फ्रिक्वेंसी, साइज और नेचर ऑफ जो ब्लास्ट स्पॉट है वह कम होते जाते हैं। तो जो टेम्परेचर है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें। Conidia that are lodged in the leaves or neck require free water for germination before penetrating directly into the host. Conidia को germination के लिए फ्री वाटर या मॉइस्चर या ड्यू ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ जर्मिनेट होने के बाद ही यह लीफ सरफेस के अंदर एंट्री करते हैं। तो हाई ह्यूमिडिटी होती है, यह डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्ट को इम्प्रूव करती है, और लो मॉइस्चर होता है, लो ह्यूमिडिटी होती है, इसकी वजह से जो लेशंस है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं और उसका एक्सपेंशन लिमिटेड रहता है। एक बार में बहुत सारे कोनिडिया प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। टिपिकल लेशंस के अंदर जो एक पर्टिकुलर जो एक स्पॉट होता है उसके अंदर 4 से लेके 5000 तक कोनिडिया एवरी नाइट प्रोड्यूस किए जाते हैं, और अगर ऐसा कंटिन्यूस होता है तो 10 to 14 डेज के अंदर नियरली 15 करोड़ ऑफ कोनिडिया मे बी डिपॉजिटेड इन ए स्क्वायर मीटर ऑफ राइस फील्ड इन अ डे। तो वैरायटी अगर रेजिस्टेंस है, एज ऑफ द प्लांट और वैरायटी ऑन अपलैंड ऑफ लोलैंड वन प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय मोर देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स। मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लास्ट डिजीज़ के अकरेंस के लिए, चाहे डिजीज़ उसमें ससेप्टेबल वैरायटी में हो या चाहे रेजिस्टेंट वैरायटीज़ में हो। Another important thing is silicification of the epidermis of rice leaves as well as other anatomical characteristics associated with resistance are favored by low soil moisture and high temperature। जितना भी है राइस लीव्स के अंदर जो एपिडर्मिस है उसका सिलिकिफिकेशन होता है, ये सब चीज़ें लो मॉइस्चर और हाई टेम्परेचर में ही पॉसिबल होती है। हाई एयर जो ह्यूमिडिटी है यह लेशन डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, और जब टेम्परेचर कम होता है, एयर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ड्यू फॉर्मेशन होता है, तो डिजीज़ डेवलपमेंट अधिक होता है। इसके साथ साथ जो हाई नाइट्रोजन सप्लाई, अगर हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र दी जाती है तो यह भी ग्रोथ को प्रमोट करता है। बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी है यह हाई नाइट्रोजन के द्वारा प्रमोट की जाती है, क्योंकि जो है अमोनियम एक्यूमुलेशन हो जाता है सेल्स में ड्यू टू हाई नाइट्रोजन, और ये जो है सोल्यूबल नाइट्रोजन को इंक्रीज करता है। तो अ क्लोज कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द सीवियरिटी ऑफ डिजीज एंड द सोल्यूबल नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द प्लांट अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो एक डायरेक्ट कोरिलेशन बनता है नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन में और प्लांट डिजीज अकरेंस में। तो प्लांट रिसीविंग हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन आर फाउंड टू हैव few silicated epidermal cells and thus lower resistance। हाई नाइट्रोजन होगा तो लो सिलिकन होगा लीव्स के अंदर, और उस वजह से उसमें जो है लो रेजिस्टेंस पाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम पोटेशियम और फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स को भी हम देखें तो इनकी जो है ब्लास्ट इंसिडेंस में इनका कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं आता है। जो मीटेरोलॉजिकल कंडीशंस है उनका ब्लास्ट के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। At the Central Rice Research Institute, Cuttack, India, it has been found that an outbreak of blast can be expected at a minimum night temperature of 20 to 24 degrees centigrade and relatively high humidity above 90% during the early morning period for 2 to 4 days। मतलब एक जो पर्टिकुलर कंडीशंस है जो ब्लास्ट के आउटब्रेक के लिए इन्होंने बताई है वह है मिनिमम नाइट टेम्परेचर जो कि 20 से 24 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और हाई जो है ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट इज अबव एंड नियर 90%। अप टू 2 to 4 डेज, 2 से 4 दिन के लिए अगर ये कंडीशंस प्रिवेल करती है तो ब्लास्ट का इंसिडेंस अधिक होता है। नाउ आफ्टर सीइंग द डिजीज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स वी विल सी द डिजीज मैनेजमेंट ऑफ द राइस। सबसे पहले है कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड्स में फील्ड सैनिटेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड्स, और जो डेब्रिस प्रेजेंट होती है प्लांट की इसको अगर हम रिमूव कर दें तो वहाँ पर लेस डिजीज़ होती है। केमिकल मेथड्स में द कंट्रोल ऑफ ब्लास्ट आर मे बी ड्यू टू द फंजीसाइड्स लाइक
कॉपर फंजीसाइड्स होती है ब्लिटॉक्स, बॉडीएक्स, ऑर्गेनोमर्क्यूलर्स है सैरिसन, एग्रोसन, और सीड ट्रीटमेंट अगर एग्रोसिन जीएन से करें तो यह सीड बॉर्न इनोकुलम को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तिरुमलाचार्य ने सजेस्ट किया था कि 200 ppm ऑफ कॉपर सल्फेट को अगर 20 ppm ऑफ ऑरियोफंजिन से मिक्स करके उस पर सीड ट्रीटमेंट किया जाए तो सीड बॉर्न इनोकुलम कम होता है। इसके अलावा कई सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं, कई इफेक्टिव फंजीसाइड्स हैं जो कि ब्लास्ट डिजीज़ के अंदर ब्लास्ट डिजीज़ पर इम्पॉर्टेंट काम करती है। कपूर एंड सिंह ने बताया था कि सीड ट्रीटमेंट विद बेनोमाइल gives protection to the seedlings because it inhibits spore germination and अपरसोरिया formation। सीड ट्रीटमेंट अगर बेनोमाइल के साथ किया जाए तो यह सीडलिंग को प्रोटेक्ट करता है और वहाँ पर स्पोर जर्मिनेशन या और एपरसोरियम फॉर्मेशन नहीं होता है पैथोजन का। इसके अलावा जो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं वह भी डेवलप की गई थी जापान में। दीज आर सिफेलोथेसिन, एंटीब्लास्टिन, एंटीमाइसिन ए, ब्लास्टिमाइसिन एंड ब्लास्टिसिडिन ए, बट दीज आर नॉट सो पॉपुलर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लास्ट डिजीज़। फाइनली द रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो हैं यह भी एक डिजीज़ मैनेजमेंट का एक तरीका होता है। उन्होंने जापान में जनरली इस पर काफ़ी वर्क हुआ है और उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो जापानिका जो वाइल्ड वेराइटीज़ थी उसके साथ उन्होंने कई डिजीज़ जो है रेजिस्टेंट लो लैंड वेराइटीज़ डेवलप करी है। नगाई ने रिव्यू किया था कि ब्लास्ट रेजिस्टेंट वेराइटी इन जापान विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर रोल इन फॉरेन कंट्रीज। तो ताइचुंग नेटिंग 1 और अदर जो है सिमिलर वेराइटीज़ है उनको इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। जो CRRI कटक में है वहाँ पर भी कई तरह के जो है प्रोजेक्ट्स हुए थे जिसके द्वारा कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ डेवलप की गई थी। 3 जो वेराइटीज़ थी टेटप, टेड्यूकॉन एंड जेनिथ वर फाउंड टू बी रेजिस्टेंस टू ऑल द फिजियोलॉजिकल रेसेस ऑफ द पैथोजन। क्योंकि पैथोजन की बहुत सारी अप टू 81 रेसेस हमने आइडेंटिफाई कर ली थी, तो इस वजह से जब अलग अलग फिजियोलॉजिकल रेसेस होती हैं तो रेजिस्टेंस जो है वह भी वेरी करता है। तो जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं वह है जया RP5 से लेकर 2 सीरीज़ तक, CR12 से 178 तक, RPC 2B से 849 तक। इसके अलावा वेराइटीज़ T603, CT141, A61, A90, A200, A249 इन महाराष्ट्र। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की जो इन्होंने रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ग्रो कर रखी है अलग अलग स्टेट की कंडीशंस के हिसाब से। So dear students, this is all about the blast disease of the rice. It's an important disease of the rice growing areas of all over the countries involving India. इंडिया में भी जितने राइस ग्रोइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर भी यह बहुतायत से पाई जाती है। जो है इट इज़ कोज्ड बाय पिरिकुलेरिया ग्राइसिया, जिसको पहले पिरिकुलेरिया ओरिजी के नाम से जाना जाता था, जिसकी परफेक्ट स्टेज मैग्नोपोर्था ग्राइसिया में एस्कोमाइसिटीज़ में इसकी परफेक्ट स्टेज पाई जाती है। यह प्लांट के सारे पार्ट्स पर डिजीज़ करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीडलिंग, nodes, then leaf sheaths, panicles, head and even on the ear। वहाँ पर ये टिपिकल ब्लास्टेड स्पोर्स बनाती है। उन स्पोर्ट्स से आप उस डिजीज़ को पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन स्पॉट की वजह से देयर इज़ कंसिडरेबल लॉस इन द ग्रीन। हाई नाइट्रोजन कंटेंट, लो नाइट टेम्परेचर प्लस हाई मॉइस्चर कंटेंट है, ये इस डिजीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। इसकी कई तरह की जो पैथोजन की कई फिजियोलॉजिकल रेसेस डेवलप की आइडेंटिफाई की गई है। नियरली अबाउट 81 रेसेस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। और इसके हिसाब से जब हम डिजीज़ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें फील्ड सैनिटेशन, केमिकल ट्रीटमेंट और डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर।